नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन मैप वाली सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे हरियाणा और दिल्ली। हम इसमें देश के विभिन्न राज्यों को देख रहे हैं, मतलब ज्योग्राफी के रूप से उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही पॉलिटिकल रूप से भी क्या है। तो हम ज्योग्राफी सीरीज़ में ले रहे हैं इसको, जिससे साथ साथ हम जो पॉलिटिकली उसका महत्व है या जो भी राजनीतिक जो उसकी उपलब्धियाँ वो भी देख रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे आज दिल्ली और हरियाणा की। तो सबसे पहले हम दिल्ली को पढ़ेंगे और हरियाणा को पढ़ेंगे। हरियाणा को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हरियाणा है जो पॉलिटिकल रूप से कहाँ स्थित है, भौगोलिक रूप से इसको बाद में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। और जो अगर राजनीतिक रूप से देखते हैं हम हरियाणा, तो इसकी इंपॉर्टेंस या कहाँ स्थित है, ये पड़ोसी जो इसके राज्य कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हरियाणा है। हरियाणा की सीमा ऊपर पंजाब से, इधर राजस्थान से, यहाँ देख लो हिमाचल प्रदेश से, और उत्तराखंड से थोड़ी बहुत यहाँ से हो सकती है और होती भी है। फिर यहाँ उत्तर प्रदेश से, और ये जो पांच ये हम 6 राज्य हो जाएंगे। पंजाब 1, राजस्थान 2, उत्तर प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, हिमाचल प्रदेश 5, और यहाँ दिल्ली, क्योंकि इसको केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि ये दिल्ली छोटी सी है, हरियाणा से 3 और से घिरी हुई है। तो हरियाणा को मुख्यतः यही है कि इनके जो 5 राज्यों से एक तरह से सीमा बनती है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जो उसे हरियाणा से वो 3 और से घिरा हुआ है। अब हम देख लेते हैं मतलब हरियाणा का जो इम्पोर्टेंस क्या है। और हरियाणा को भगवान का घर कहा जाता है। किसका? भगवान का घर। अब भगवान का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही है जो यहाँ युद्ध चला था महाभारत का, और 18 दिन तक युद्ध चला था। विश्व का सबसे कहते हैं लंबा चलने वाला युद्ध 18 दिन तक युद्ध चला था। और इसमें है जो महाभारत को है जो 18 उसके जो अलग अलग भाग हैं, यहाँ 18 भागों में बांटा गया। इसको पर्व कहते हैं, 18 पर्वों में बांटा गया। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है वो है भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व में ही है माँ भगवद गीता की, या वो कहते हैं भगवद गीता की रचना हुई है। भगवद गीता जो है वो लिखी हुई है। तो इसमें कहते हैं भगवान जो भीष्म पर्व में ही सुनाते हैं गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। और जो युद्ध के उपापों में फंसा हुआ होता है वो, कि क्या करें, युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए, और अपने ही भाइयों से। तो उन्होंने जो युद्ध किया था और उसका परिणाम देखा ही हमने, असत्य पे सत्य की विजय हुई थी। अब हम देख लेते हैं हरियाणा की। ये हमने देख ली भौगोलिक यानी कि एक तरीके से राजनीतिक जो इंपॉर्टेंस है हरियाणा की वो देख ली। भौगोलिक रूप से हरियाणा में कुछ इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि हरियाणा में अगर हम बात करेंगे तो भौगोलिक रूप से हरियाणा में सिर्फ यमुना नदी है जो हरियाणा में से निकलती है। कि ये हम कह सकते हैं, ये देखिए आप, यमुना नदी हरियाणा से यहाँ से निकलती है। ये हरियाणा राजस्थान के यहाँ हरियाणा है, तो जो यमुना नदी निकलती है। और बाकी इसमें कोई भिवानी का जो मैदान है या बांगर क्षेत्र है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बांगर क्षेत्र वो होता है जहाँ नदियाँ मतलब यानी कि पानी लेके आती हैं, लेकिन कम लेके आती हैं, बामर की तुलना में कम लेके आती हैं। 3-4 साल में एक बार जैसे पानी आ गया, जो मिट्टी आ गई, तो वो क्षेत्र होता है। तो अब हम बात करेंगे कि हरियाणा के जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट, उनको देखेंगे और उनके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कौन से ज़िले में उसकी क्या खासियत है वो देख लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुड़गांव में दिल्ली मतलब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे ही है, लेकिन आता है हरियाणा में आता है। और ये बहुत विकसित हो गया है, बहुत यहाँ इंडस्ट्रीज़ या वो होने के कारण गुड़गांव है जो बहुत, और इसका नाम बदल भी गया है, इसलिए थोड़े जो है गुड़गांव अपने आप में इम्पोर्टेंट अपनी जो महत्व पूर्ण इम्पोर्टेंस वो रखता है। और ये जैसे आप देख लेते हैं यहाँ गुड़गांव है तो इसका नाम गुरुग्राम हो गया है। उसमें इस मैप में पुराना मैप इसलिए लिखा हुआ है। और गुरुग्राम जैसे गुड़गांव में है तो यहाँ बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इंडस्ट्रीज हम कहते हैं। औद्योगिक जो विकास है वो बहुत हुआ है। औद्योगिक विकास, विभिन्न प्रकार की जो ऑटोमोबाइल कंपनियाँ हैं, ये जैसे मतलब हमारे विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ हैं, जैसे आप देखते हैं विभिन्न कार कंपनियाँ हैं, जितनी भी कारें बनती हैं यहाँ पे बनती हैं। और बाकी जो भी व्हीकल से संबंधित ऐसी जो गाड़ियाँ वगैरह या जो उद्योग हैं वो हरियाणा मतलब यानी कि जो आपके फरीदाबाद में, और फरीदाबाद तो औद्योगिक इकाई है, लेकिन उससे ज़्यादा गुड़गांव में, फरीदाबाद यहीं से आ जाता है तो गुड़गांव ज़्यादा है। गुड़गांव में ज़्यादा इकाई है। और गुड़गांव अभी इंपॉर्टेंस या इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना जो एक महत्व रखता है, और वो है इसका ISO करके नाम सुना होगा आपने, अंतर्राष्ट्रीय जो है सौर संगठन ISO, उसका जो मुख्यालय है तो वो है गुड़गांव में। और ये भी जो है इसकी इम्पोर्टेंस बताता है इंटरनेशनल लेवल पे। साथ ही गुड़गांव में एक सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार है, वो यहाँ स्थित है। कहाँ? सुल्तानपुर पक्षी विहार है, वो गुड़गांव में स्थित है। मतलब माना जाता है उसको हरियाणा में, लेकिन वो गुड़गांव में, इसलिए हरियाणा में ही होगा। तो ये हो गया सुल्तानपुर पक्षी विहार है, वो जो है गुड़गांव में स्थित है। और फिर यहाँ एक मानेसर आता है, मतलब यानी कि ये गुड़गांव और फरीदाबाद इन दोनों के बीच में यहाँ पे तो मानेसर है, वो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के लिए उपस्थित है। किसके लिए हम कह सकते हैं? मस्तिष्क अनुसंधान रिसर्च जो है सेंटर, वो कह सकते हैं मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है वो है। और साथ ही एनएसजी कमांडो,
जो हमारी NSC कमांडो होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो होते हैं, उनका कमांडो जो है ट्रेनिंग हेड ऑफिस है वो है जो मानेसर में है, जो फरीदाबाद और ये गुड़गांव के बीच में एक शहर यहाँ पे पड़ता है। तो ये जो इसकी इंपॉर्टेंस है। और अभी जैसे हमने सुल्तानपुर पक्षी विहार की बात की, तो विहार मतलब वो ऐसी जगह होती है, एक तो बिहार जो राज्य है, विहार मतलब एक ही प्रकार के लोग जहाँ रहते हो या एक ही प्रकार के पक्षी वहाँ जहाँ रहते हो, तो उसको जो विहार या जो अभयारण्य विहार का दर्जा दे दिया जाता है। और आपको पता होगा जैसे बसंत विहार है, आनंद विहार है, तो विभिन्न प्रकार के ऐसे विहार मतलब एक टाइप के लोग हैं, एक ही जैसे लोग एक कॉलोनी में वहाँ रहते हैं, तो उस प्रकार उसका नाम विहार से जोड़ा जाता है या उसको विहार कहा जाता है। अब हम देखते हैं सोनीपत। तो ये देखिए हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ सोनीपत है, ये येलो कलर में सोनीपत की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हम देख सकते हैं। ये एक औद्योगिक शहर है, ये भी इसमें मतलब यानी कि औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा हैं, तो ये भी एक इंडस्ट्रियल या औद्योगिक शहर हम कह सकते हैं। और इसके बाद आता है पानीपत, ये यहाँ पे देख लिए, सोनीपत से थोड़ा ऊपर पानीपत है। और पानीपत की इंपॉर्टेंस जो है इतिहास में भी बहुत है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पानीपत में देख लेते, इसमें मुख्यतः 3 जो ऐतिहासिक युद्ध हुए थे, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई, उसके बारे में। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी, हम कह सकते हैं लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी। बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। फिर आता है दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ है 1556 में, 56 में। किसके बीच में? अकबर और एमू यानी कि विक्रमादित्य के मध्य। हालांकि अकबर का नहीं हुआ था क्योंकि यह जो बैरम खां युद्ध लड़ा था, अकबर का सेनानायक था, वो लड़ा था युद्ध। तो लेकिन अकबर क्योंकि उस समय सम्राट अकबर ही था, या अकबर बाल्यावस्था में था, लेकिन उस समय राजा तो अकबर ही था, इसे अकबर और एमू के बीच में कहा जाता है। और इसमें अकबर जीत गया था, एमू को मार दिया गया था। फिर तीसरा है वो अभी मूवी भी है इस पर 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। और ये लड़ा था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, और अब्दाली हैं जो युद्ध जीत गया था, मराठा हार गए थे। तो ये इतिहास के 3 जो हम कह सकते हैं पानीपत में ये 3 जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि ये ऐतिहासिक लड़ाइयाँ पानीपत में क्यों हुई है? कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो शायद सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू या किसी भी ऐसा एग्जाम का जिसमें इंटरव्यू हो और इतिहास से कोई कैंडिडेट जुड़ा हुआ हो या इतिहास से मतलब उसका सब्जेक्ट रहा हो, या अभी जैसे मूवी आई हुई थी तो उस समय अगर इंटरव्यू होता तो ज़रूर पूछा जाता कि जो पानीपत है उसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, यानी कि ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं पानीपत में ही क्यों हुई है, या कुरुक्षेत्र में क्यों हुई, कुल मिला के हरियाणा में ही क्यों हुई ऐसी युद्ध या लड़ाइयाँ हुई हैं। आप महाभारत का युद्ध देखते तो हरियाणा एक मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र में युद्ध थोड़ा हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ मतलब यानी कि भारत की इंपॉर्टेंस से देखा जाए तो ये फायदेमंद था, क्योंकि दिल्ली से सहायता पहुँचाई जा सकती है। सबसे पहले अगर हम कारण देखें पानीपत का कि ऐतिहासिक लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों हुई, तो सबसे पहला हो गया, हम ये कह सकते हैं ये एक तरीके से दिल्ली भारत में प्रवेश द्वार था, प्रवेश द्वार। क्योंकि पंजाब या मैदानी भाग, पंजाब में नदियों की सिंचाई दुआबी भाग था, और नीचे आने थे पर हरियाणा में आते ही यहाँ पर क्या है कि आसानी से मैदानी भाग आ गया, अंदर घुस सकते हैं आप सीधे भारत में। ऊपर पहाड़ी क्षेत्र था, बहुत ठंड ज़्यादा थी, वहाँ तो लोग जाते नहीं थे, और रास्तों में से ही घुस के आ जाते थे, दर्रा में पार करके पंजाब से होते हुए जब हरियाणा पहुँचते थे। तो ये दिल्ली पे जो शासक वंश या राजवंश जो शासन करता था, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्रवेश द्वार था एक तरीके से। तो पहला हम कह सकते हैं प्रवेश द्वार। और दूसरा है कि अनुकूल वातावरण था यहाँ। अनुकूल वातावरण का मतलब ये हो गया कि यहाँ नहीं तो ठंड ज़्यादा पड़ती, नहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती। आप राजस्थान में देखिए बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ लोग उबल जाते हैं, इतनी गर्मी होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, तो एक मतलब यानी कि वो कहते हैं ना अनुकूल वातावरण था। और फिर यहाँ जल की उपलब्धता है, यहाँ पानी की उपलब्धता, क्योंकि यमुना नदी निकलती है हरियाणा में से, और हरियाणा दिल्ली ये बॉर्डर इसमें से, तो यहाँ पानी की भी उपलब्धता थी लोगों को, जल्दी मतलब कि सेना को पानी या उसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, सेना समय तक अगर रुकनी पड़े, युद्ध की तैयारी करती रहे, कुछ दिन के लिए डेरे डाले, तो भी पानी की व्यवस्था वो हो सकती है। और एक प्रमुख कारण था, अगर दिल्ली से कोई सेना या पानीपत में युद्ध कर रही है या कुछ भी कर रही, तो पीछे से बैकअप दिया जा सकता था, यानी कि दिल्ली से तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है, या कोई भी हेल्प होती थी, एक बार सेना को मतलब वहीं रोका जा सकता था, फिर पीछे से भारी सेना भेज के भी यहाँ पानीपत के युद्ध में ऐसा लड़ा जा सकता था। हालांकि यदि इतिहास में कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कारण मान सकते हैं आप, कि जैसे यहाँ सर्दी कम पड़ती थी। अब मान लीजिए कि मराठाओं का युद्ध का हार यही कारण था, मराठा वहाँ मतलब यानी कि बनियान में चले गए, ये क्या था मतलब सिंपल जो अपनी वेशभूषा थी उसी में चले गए, साधारण कपड़ों में। जो युद्ध की पोशाक थी वो चलो अलग बात है, लेकिन सिंपल कपड़ों में चले गए वो। और यहाँ आते थे 6 महीने हो गए, और वहाँ जून में से रवाना वो मतलब रवाना हुए थे, और यहाँ आते थे बहुत सर्दी पड़नी शुरू हो गई थी। और अब्दाली ने यही फ़ायदा उठाया। अब्दाली तो अपने जो है गर्म कपड़े लेके आया था, गर्म कपड़े पहन के आया था पूरी सेना। और मराठा हैं जो वो सदा से भाऊ वगैरह वो सब क्या सिंपल कपड़े पहन के आए थे, और वो ठंड से मर गया आधी सेना, तो ये माना जा रहा है। इसकी हार की वजह ये भी थी। तो ये जो है पानीपत का जो एक इम्पोर्टेंस वो देख ली। अब पानीपत से थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ये हमें करनाल दिखाई देगा। पानीपत से थोड़ा ऊपर है जो ये करनाल है, जस्ट ऊपर पानीपत के। तो पानीपत के जस्ट ऊपर ये करनाल हो गया। अब करनाल के भी 2-3 जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं।
सर्वप्रथम दूध अनुसंधान के अंदर, तो ये हम कह सकते हैं दूध अनुसंधान के अंदर है, वो कहाँ है, मिल्क रिसर्च सेंटर, वो हो गया हमारे करनाल में स्थित है। और दूसरा एक हमारे वैज्ञानिक हुई थी महिला कल्पना चावला, कल्पना चावला, वो कहाँ की थी, तो करनाल की ही थी कल्पना चावला। और कल्पना चावला कल्याण ये थी। और अपोलो 11 जो यान था उसके वापस आते हुए ये फट गया था और वो क्या इनकी जो मृत्यु हो गई थी। ये बहुत सी जानकारी लेके आ रहे थे वापस, लेकिन बदकिस्मती से वापस नहीं पहुंच पाए। और कहा जाता है कि ये वाहन जब ऊपर छोड़ा गया था तो इसके जब लॉन्चिंग पैड से ही कोई ऐसा सामान था जो पीछे से हिस्से से टूट गए, इसके मतलब यानी कि कहीं रह गया था। और जब वापस वाहन ये ऊपर नीचे से मतलब ऊपर से नीचे उतर रहा था, तब कहते जाते हैं जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में घुसता है, वायुमंडल में घुसता है, तो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है बढ़ जाता है। और ये जो स्क्रैच होते हुए वो जो टुकड़ा पीछे टूटा पड़ा था वो आग लगी उसमें और पूरा विस्फोट हो गया। इस कारण जो हमारी एक महिला वैज्ञानिक हम कह सकते थे आधुनिक भारत की, पता नहीं आज तक जिंदा होते हैं तो पता नहीं कितने जो भारत को जो हमारी वैज्ञानिक तकनीकी थी या अंतरिक्ष तकनीकी थी उसमें और अच्छी सफलताएं मिलती और भारत का परचम लहराती, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं बच पाई। लेकिन आज ही हमारे जो हैं दिल में है, दिलो जान में है, उनको हम याद करते हैं। 1 2 3 यानी कि उनको 1 2 3 ये मतलब सामान्य ऐसा बोला जाता है, लेकिन एक वो कहते हैं फरवरी 2003 को है उनकी जो कहते हैं मृत्यु हो गई थी। अब हम देखते हैं आगे करनाल की ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ऊपर देखते हैं पंचकुला, और यह हम देखेंगे तो हमें पंचकुला दिखाई देगा। पंचकुला ये हरियाणा का जो एक मतलब यानी कि ये हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ऊपर ये पंचकुला के नीचे अम्बाला, तो पंचकुला यानी कि एक तरीके से हरियाणा का जो है वो क्या मान सकते हैं, उसको पर्यटन स्थल मान सकते हैं। और थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पोर्टेंस भी है, हिल स्टेशन भी इसको कह सकते हैं। तो क्या है पंचकुला, तो पंचकुला में जो है सीआरपीएफ हमारी जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसका जो है ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ पे, पंचकुला में। और पंचकुला भौगोलिक दृष्टि से भी हम देखेंगे या ज्योग्राफिक दृष्टि देखेंगे तो पंचकुला है जो हरियाणा का एक हिल स्टेशन है या फिर पहाड़ी ऊपर आता है घूमने या पर्यटन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, ये एक जगह हो सकती है, ये कह सकते हैं हम। दूसरा हमारे यहाँ अम्बाला की इम्पोर्टेंस बहुत है, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है एक तरीके से एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अम्बाला है, अम्बाला के 2-3 इम्पोर्टेंस, एक इसमें हम कह सकते हैं सैनिक छावनी है, अम्बाला कैंट है, कैंट या छावनी कंटेनमेंट जोन होता है आर्मी का उसको, तो ये अम्बाला छावनी और इसको कैंट कह सकते हैं। फिर ये इंडियन एयरफोर्स का जो है एयरबेस है या मुख्यालय है, मतलब यहाँ पे जहाँ आपको पता है क्या उतारे हमने, राफेल जो विमान है यहाँ पे अम्बाला पे उतारे गए। अब कहते हैं कि अम्बाला पे क्यों उतारे गए, तो आपको पता होगा इधर क्या है पाकिस्तान, इधर चाइना, इधर पीओके जो हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन सबको ध्यान में रखते हुए नेपाल, आगे थोड़ा देखेंगे तो नेपाल भूटान आदि हैं सब हैं। तो यहाँ अगर हमने राफेल रख दिया है तो अब काफ़ी हमारी चिंता कम हो गई है, दूसरों की चिंता जो बढ़ गई है। जैसे हम कह सकते हैं ये हमारा हरियाणा के ये पंचकुला के नीचे यहाँ अम्बाला है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये अम्बाला है। अब देख लिया पाकिस्तान, यहाँ शांति रहेगा, यहाँ हम देखेंगे चीन, फिर यहाँ भूटान यहाँ तक, और यहाँ पीओके लद्दाख, यहाँ हम आसानी से जो राफेल को भेज सकते हैं। राफेल जाएगा तो मतलब घूमने नहीं जाएगा, कुछ काम करने के लिए जाएगा, और फिर उसके परिणाम है दूसरे दिन के अखबार की न्यूज़ में देखने को मिलेंगे। इसलिए राफेल जो भी सुरक्षित पड़ा है उसको न छेड़ा जाए, पाकिस्तान को भी ऐसा महसूस हो रहा है शायद, इसलिए आजकल छुप ही रहता है वो। फिर हम देखते हैं कि और हमारे कुछ हरियाणा से संबंधित जानकारी में तो करनाल हो गया, पंचकुला, अम्बाला में ये देख लिया मैंने जो हमारे एयरफोर्स का सेंटर है वो है। फिर देखो यहाँ पे कुरुक्षेत्र आ रहा है, और ये जो यहाँ पे है कुरुक्षेत्र में यही है कि इतिहास गवाह है प्राचीन, हमने देखा ही होगा इतिहास में भी हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत के युद्ध 18 दिन तक चला था ऐसा कहा जाता है। और इसमें जो महाभारत के 18 पर्व हैं जिसे अलग अलग भागों में बांटा, 18 लेसन है तो उसको अलग अलग भागों में बांटा गया और इसके लेसन को पर्व कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट भीष्म पर्व होता है जिसमें जो है माँ भगवत गीता का जो है वाचन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और उसको आदमी धर्म संकट में फंस जाता है, उसको कैसे निकलना है और उसका जो कर्तव्य है धर्म क्या होता है उसका पालन करना होता है, चाहे युद्ध ही क्यों ना हो और भाइयों से ही क्यों ना हो, अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध लड़ना अर्जुन को जो है नहीं कर रहा था, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपको लड़ना है क्योंकि ये अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य है धर्म में, उसका धर्म का पालन करो। तो इसलिए धर्म युद्ध भी कहा जाता है। धर्म युद्ध का मतलब यह नहीं है कि यहाँ मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म ऐसा कुछ नहीं, मतलब धर्म नहीं आपका कर्तव्य है। धर्म का मतलब यही होता है, धर्म
संस्कृति दृढ़ धातु से बनता है, और दृढ़ धातु का मतलब होता है धारण करना, कुछ अच्छा धारण क्या करना, अच्छे विचार और अपना कर्तव्य या उसका पालन करना, दायित्व उनको निभाना ही धर्म माना जाता है। तो ये था कुरुक्षेत्र। फिर हम कुरुक्षेत्र के पास में यहाँ एक और जगह देख रहे हैं, और ये है कैथल। यहाँ पर कैथल जिला है। कैथल की भी जो सल्तनत काल में बहुत इंपॉर्टेंस थी, मतलब ऐसे देखा जाए तो यहाँ की शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया दिल्ली की जो सल्तनत कालीन रजिया सुल्तान जो शासक थी, सुल्ताना भी कहा जाता है इसको, हम सुल्तान के रजिया सुल्तान थी। तो इसने क्या किया कि रजिया जब शासक बनी थी तो वहाँ के जो सरदार थे वो विरोध कर ही रहे थे इसका, तुर्क जो विरोध कर रहे थे रजिया का कि ये महिला होकर कैसे जो शासक बन सकती है। लेकिन फिर रजिया ने जो पंजाब पे आक्रमण किया, रजिया के शासक बन गई थी, फिर पंजाब को जीत कर जो है अपने दिल्ली साम्राज्य में मिलाना चाहती थी। और पंजाब उस समय जो नाम था तबरे हिंद, मतलब पंजाब का जो ये कह सकते हैं हम, जो पंजाब का एक तरीके से नाम था वो था तबरे हिंद। तो रजिया ने जो यहाँ अटैक कर दिया, ये रजिया यहाँ पे थी और पंजाब है ये यहाँ पे था तबर, हालांकि रजिया दिल्ली भी थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पंजाब पे अटैक कर दिया इसने। तबरे हिंद जो पंजाब का नाम था। अब रजिया यहाँ युद्ध करने चली गई थी और रजिया ने सोचा पंजाब को हरा देंगे, लेकिन मुश्किल था, तबरे हिंद के शासकों को हराना या मुश्किल था, काफ़ी दिन तक युद्ध चला। अब यदि रजिया युद्ध हारने वाली थी, फिर रजिया ने सोचा कि अब इज्जत तो बचानी है, कुछ तो किया जाए, नहीं तो मुँह खानी पड़ेगी, बेइज्जती होकर जाना पड़ेगा। तो रजिया ने ऑफर रख दिया तबरे हिंद के शासकों कि क्या आप हमसे विवाह करेंगे, और विवाह हो जाएगा तो पता है आपको कि फिर ये युद्ध भी टल जाएगा, और वो कहते हैं ना दिल जीत लिया जाएगा, मतलब युद्ध से नहीं तो दिल से जीत लो। हुआ ऐसा ही, और तबरे हिंद के शासक ने भी मान लिया, चलो कोई नहीं शादी कर लेते हैं, और विवाह हो गया। और पंजाब को अब मतलब यानी कि ये दिल्ली सल्तनत में ऐसी जगह मिल गई है कि अब भले दिल्ली सल्तनत में होगी ये स्वतंत्र रह सकता था, ऐसा मतलब एक तरीके से दर्जा मिल गया पंजाब तबरे हिंद यानी कि पंजाब को। फिर ये जो यहाँ से शादी करके वापस आ ही रहे थे, और ये जब पहुँचे कहाँ, कैथल, तो यहाँ लोगों ने जो रजिया सुल्तान और उसके पति की हत्या कर दी, क्योंकि जो नाराज तो पहले ही थे ही, जो रजिया के जो सरदार थे या मतलब वो जो पहले ही नाराज थे, और जब ये वापस आई तो ये पूरा कैथल, और कैथल पंजाब से वापस कैथल में आते हुए रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है। और फिर हम देखते हैं इतनी ये कैथल की जो इम्पोर्टेंस ये रखती है। और साथ ही अब देखते हैं अगला हिसार, और हिसार ये यहाँ पे है, और हिसार में है जो भैंस अनुसंधान केंद्र है, हम कह सकते हैं भैंस अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ है, हिसार में। जबकि दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ था, अभी हमने देखा था यहाँ करनाल में था दूध अनुसंधान केंद्र। और फिर हरियाणा की भौगोलिक स्थिति में ये है कि जो इसका भिवाड़ी का मैदान है वो हम देख सकते हैं। बाकी यहाँ एक रोहतक शहर है ये रहा, तो रोहतक की जो इम्पोर्टेंस है वो है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के लिए जो रोहतक है वो बहुत मतलब उसकी जो प्रसिद्धि है कपड़ा उद्योग के लिए, और कैसे जाते हैं एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट वो कहाँ है, वो रोहतक में है। और यहाँ हरियाणा की खाप जो पंचायत हैं वो बहुत यानी कि फेमस है। यहाँ के इसके कानून हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर होते हैं, मतलब यानी कि ये गलत है, गैर कानूनी तरीके से ये अपना शासन चलाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है और इन पर जो बैन लगाया जा सकता है। लेकिन इतने कड़क कानून निकालते हैं कि मतलब ये लड़कियाँ या फिर महिलाओं पर गलतियाँ सब उन्हीं से ही होती हैं, पुरुष तो जैसे सब दूध के धुले हुए हों, तो ये कहीं ना कहीं गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आप आज हमने हरियाणा को भी देखा, मतलब यानी कि हरियाणा ज़िले की जो इम्पोर्टेंस हो सकती है, हरियाणा के ज़िलों की जो इम्पोर्टेंस हो सकती है वो देखी हमने। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश से हम कहने हैं उसे समझेंगे, क्योंकि दिल्ली पढ़ेंगे तो दूसरा हमारा है दिल्ली, क्योंकि हरियाणा हमने पढ़ लिया और अब हम पढ़ रहे हैं हरियाणा पढ़ लिया हमने, और अब हम पढ़ेंगे जो हमारा दिल्ली। तो दिल्ली में हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रूप से जो दिल्ली की इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि दिल्ली है जो हरियाणा से तीनों से घिरी हुई है, और दूसरी तरफ इसकी उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। तो दिल्ली की है दो ही जगह से सीमा लगती है, दो राज्यों से सीमा लगती है, हरियाणा और मतलब उत्तर प्रदेश। और अभी हम देखते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में अगर बात की जाए इतिहास में थोड़ा दिल्ली के, तो हम देखेंगे कि दिल्ली जो है 1911 में ये क्या ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ हम देखेंगे। तो 1911 में है जो कोलकाता राजधानी थी भारत की, कोलकाता, और 1912 में है जो यहाँ इसकी राजधानी को यहाँ लाया गया दिल्ली में, और दिल्ली है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और फिर देखा गया कि दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी थी, तो इसको हम कह सकते हैं नेशनल कैपिटल,
कि भारत की राजधानी है दिल्ली, तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप है ही। तो ये इस प्रकार है दिल्ली, तो भारत की राजधानी है ही। और साथ में दिल्ली को कुल अलग मतलब 11 जो जिलों में छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी, नई दिल्ली ये बीच में, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, पूर्व, सादरा, और यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिल्ली, और लास्ट में दक्षिणी दिल्ली। तो ये कुछ 9 जो है 11 जो राज्य मतलब दिल्ली के हो जाते हैं, जिले छोटे छोटे, इसलिए इसको बांटा गया। और ये जिले की मतलब अगर हम राजनीतिक रूप से देखें या पॉलिटिकल रूप से देखें तो दिल्ली के ये जो विभाजन है। और हमने ये देख लिया ऐतिहासिक रूप से दिल्ली जो उससे अगर में से थोड़ा और पुराने देखा जाए मतलब इतिहास में, तो हम देखेंगे कि दिल्ली की जो राजधानी दिल्ली कब आई थी पहले। तो आपको सबसे ये हम देखेंगे कि ये शाहजहाँ के समय, मुगल काल में, मुगल कौन थे? शाहजहाँ हैं जो दिल्ली राजधानी लेके आया था। वो पहले कहाँ थी? ये थी सिकंदराबाद, आगरा में। अकबर आगरा थी, आगरा से शाहजहाँ जो है दिल्ली राजधानी लेके आया। तो ये हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दिल्ली के पास जो विकसित शहर हैं, जैसे एक तरफ नोएडा है, दूसरी तरफ ये जो हमारे फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नोएडा की क्या जो है इंपॉर्टेंस है, और खाल का नोएडा क्या चीज़ है। तो देखो ये दिल्ली है, ये मान लीजिए दिल्ली है, ये तीनों तरफ से हरियाणा है, और ये उत्तर प्रदेश आ गया। तो यहाँ से यमुना नदी निकलती है। अब हुआ क्या कि दिल्ली के पास एक छोटा सा शहर है जिसका नाम था ओखला। उसका विकास शुरू हुआ, उस पर कार्य करने की व्यवस्था की गई। अब हर कोई चाहता है कि दिल्ली में जो अपना एक छोटा सा घर हो क्योंकि सबको ज़्यादा राष्ट्रीय राजधानी शहर में रहना चाहता है। दिल्ली की राजनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ देखो इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट बने हुए हैं, राष्ट्रपति भवन, यह सभी प्रकार के जो हैं वहाँ संस्थाएँ बनी होती हैं। तो इस वजह से लोग यहाँ की दिल्ली में रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या है कि दिल्ली के पास एक शहर था ओखला। ओखला में धीरे धीरे लोग ज़्यादा रहने लगे, धीरे धीरे जैसे विकास बहुत होने गया और ओखला पूरा भर गया। तो उसके पास एक छोटा शहर और बना दिया, उसका नाम कर दिया न्यू ओखला, या नया ओखला या न्यू ओखला। तो ओखला शहर भी बहुत विकसित होने लगा, और अब सोचा कि ओखला पूरा भर जाएगा, न्यू ओखला वो भी पूरा भरने लगा, क्योंकि हर कोई वहाँ जाना चाहता। तो दिल्ली के एक तरफ तो क्या ओखला शहर, दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे तो ये आगे गुड़गांव आ गया, फरीदाबाद। तो गुड़गांव में लोग ज़्यादा रह रहे हैं। यहाँ काम कर रहा था डीएफसी ने यहाँ, या डीएफएल हम कह सकते हैं, उसने बहुत यहाँ डीएफसी ने बहुत काम कराया है, डीएलएफ ने भी बहुत काम करवाया, बहुत सारा है जो विकास करवाए हैं। बहुत सारी कहते हैं बहुत वेल अपडेट घर हैं जो बहुत सस्ता जो मिलता है, वो दिल्ली या फिर यहाँ हम कह सकते हैं गुड़गांव या फिर जो नोएडा में यहाँ मिल जाता है आसान से। हालांकि नोएडा वाला जो भाग है, नोएडा कहाँ से बना यही हम देख रहे हैं। तो ओखला ये हो गया, और ओखला के बाद जो कहीं ना कहीं उनको लगा कि अब क्या किया जाए, यानी कि ये दिल्ली थी, लोग हैं जो यहाँ उत्तर प्रदेश वाले सीधे यहाँ दिल्ली में आके यहाँ रहते, और लोग रहना कहाँ पसंद करते हैं, ये मतलब जैसे अब यमुना नदी हो गई, तो ये था ओखला। तो लोग क्या ओखला में रहना पसंद करते थे, यानी कि नदी पार करके वहाँ जाते थे, गंगा नदी यमुना नदी पार करके यहाँ जाते थे। और दिल्ली में जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी। अब दिल्ली सरकार का भी टेंशन शुरू हो गया, क्या किया जाए, पूरे देश से लोग आ रहे हैं दिल्ली में रहने के लिए, तो कुछ तो व्यवस्था की जाए। तो सरकार ने क्या किया कि यहाँ पे जो ये ओखला था, इसके पास न्यू ओखला ये शहर बसा दिया, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था। तो यहाँ पे न्यू ओखला में बहुत सारी फैसिलिटी देनी शुरू कर दी। जो फैसिलिटी वो ओखला में दे रहे थे, वो न्यू ओखला में, यहाँ नई बिल्डिंग इनसे भी सस्ती, और बाकी सभी औद्योगिक इकाइयाँ, इंडस्ट्री, वहाँ आपके मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर जिम वगैरह, रहने की फैसिलिटी, मंदिर, आपके जो भी स्विमिंग पूल वगैरह, सारी फैसिलिटी यहाँ न्यू ओखला में देनी शुरू कर दी। और जब तो लोग यहाँ रहना शुरू हो गए, यहाँ थोड़ा बर्डन कम हुआ। इसी प्रकार यहाँ दिल्ली के इस वाले भाग में भी इधर जो है गुड़गांव में ज़्यादा फैसिलिटी देनी शुरू कर दी। तो यहाँ जैसे ओखला और न्यू ओखला ये दो शहर जब विकसित हुए, दिल्ली वाले भाग में तो था यमुना नदी से इधर, तो पश्चिम में तो हम कह सकते हैं ओखला, और यहाँ जो पूर्व में था न्यू ओखला जो पड़ रहा था उत्तर प्रदेश में। तो इसी का ये जो डेवलपमेंट नाम करके तो क्या हो गया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसी को ही क्या कहते हैं, नोएडा। तो नोएडा कोई अलग से कोई नाम नहीं है, इसी का ही नाम है, जो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसी का नाम है नोएडा। फिर ये नोएडा बड़ा और यहाँ लोग आने लगे, तो क्या किया गया, इसको ग्रेटर नोएडा बना दिया गया, थोड़ा और बड़ा कर दिया गया। और इधर तो बन गया नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और इधर बन गया जो है गुरुग्राम। तो सरकार ने सोचा क्यों नहीं कुछ तो किया जाए। अब दिल्ली में जनसंख्या, लोग बहुत आने के लिए रहने लगे। तो सरकार ने ये दिल्ली और दिल्ली के पास यहाँ थोड़ा हरियाणा में, थोड़ा उत्तर प्रदेश में जो ये भाग था, थोड़ा राजस्थान में, इनको विकसित कर दिया गया। तो ये क्या था, दिल्ली पहले नेशनल कैपिटल थी, और ये पास वाला क्षेत्र को रीजन कहते हैं। तो इस पास वाले क्षेत्र को भी जो है विकसित कर दिया कि लोग यहाँ आके रह सकते हैं। तो इसका नाम हो गया नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो इसलिए राजस्थान के अलवर भरतपुर जो 2 जिले हैं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, या हरियाणा के हैं, उधर उत्तर प्रदेश के हैं, तो ये जो एनसीआर में आते हैं, तो एनसीआर में
इस तरीके से विकसित किया गया। अब लोग एनसीआर में जो घर लेते हैं तो उनको लगता है कि हमने जो दिल्ली में ही हम रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि ये नोएडा का जो कंसेप्ट है ये कुछ इस प्रकार निर्मित हुआ। तो दिल्ली में वैसे कुछ खास है नहीं, भौगोलिक रूप से देखा जाए तो यमुना नदी बहती है और कुछ नहीं है। देखिए राजनीतिक रूप से दिल्ली की जो इंपॉर्टेंस बहुत है, तो राजनीतिक रूप से हम दिल्ली की थोड़ी इंपॉर्टेंस और देख लेते हैं। जैसे ये हमारी दिल्ली है, यहाँ पे अब दिल्ली का जो प्रशासन है, अब इतनी जनसंख्या रहती है 11,000 समथिंग 12,000 के आसपास हो गया। वहाँ का घनत्व तो सबसे ज़्यादा जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में ही रहता है। केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाए दिल्ली का ही, नहीं तो आपको बिहार का बताना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे लोग ज़्यादा रहते हैं। अब बात होती है कि दिल्ली का प्रशासन कैसे संभाला जाए। तो दिल्ली के प्रशासन को संभालने के लिए यहाँ चार जो संस्थाएँ वो काम करती हैं। पहली जो संस्था है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार किसको, दिल्ली पुलिस को कानून और व्यवस्था संभालो, ये गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और अमित शाह इसको संभालते हैं। दूसरा स्टेट के यही कार्य हैं कि आप स्कूल खुलवा दो, बसें वगैरह चला दो, या परिवहन करा दो, कोरोना का इलाज करा दो, मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह, ये सब किस में आते हैं, स्टेट। तो ये केजरीवाल साहब के हाथ में, और केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रहा, वो सुविधा नहीं दे रहा, स्कूल हैं, शिक्षा वगैरह ये आप बढ़ा दे सकते हो। तीसरा MCD यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का जो नगर निगम भाग है वो सफाई है, अभियान है, कचरा है, उसको साफ किया जा सकता है, तो वो किसके लिए, नगर निगम। चौथा है DDA, दिल्ली विकास अथॉरिटी, ये कह सकते हैं हम, यहाँ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली विकास प्राधिकरण। जिस प्रकार JD है, जोधपुर विकास प्राधिकरण जयपुर है, तो उस प्रकार JD है, तो उसी प्रकार दिल्ली जो विकास प्राधिकरण है वो है। ये ज़मीन से संबंधित मामले, अब लोग यहाँ घर लेने आए, आपको पता होगा कि ये DDA से पहले तो लोग यानी कि चाहे गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, कहीं भी एक ज़मीन को, एक फ्लैट था उसको 10 जनों को बेच देते थे, पता नहीं चलता किसका रियल इसका ओनर कौन है। तो यहाँ से बहुत मामले होते थे, उसके लिए लाया गया DDA, और DDA इन सब का समाधान करता था। तो इस प्रकार जो है दिल्ली का प्रशासन वो चल रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ी और, जैसे दिल्ली में कुछ जैसे हमारी पुरानी या ऐतिहासिक धरोहर हैं, जैसे लाल किला है। लाल किला, तो लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने, शाहजहाँ ने बनाया था, मुगल जो शासक थे। दूसरा था जामा मस्जिद, जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने ही बनाई थी, ये भी वो थे। और शाहजहाँ ही दिल्ली जो राजधानी लेके आया था, अभी हमने बात की थी कि पहले जो आगरा में राजधानी थी उसको दिल्ली लेके आया। और आगरा के जैसे मतलब लाल किले में ही एक छोटी सी मस्जिद है, मोती मस्जिद, और ये बनवाई थी किसने, औरंगजेब ने। अब ये औरंगजेब ने क्यों बनाई, क्योंकि शाहजहाँ बहुत स्थापत्य कला का, कहते हैं ना कि शाहजहाँ के काल में स्वर्ण काल माना जाता है, मुगल काल में, तो उन्होंने बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया, ताजमहल का भी निर्माण कराया था शाहजहाँ ने, ताजमहल यहाँ लिख सकते हैं। तो बहुत विकास करवाया, तो जो राजकीय कोष था उसका बहुत खर्च हो गया, यानी कि बहुत पैसे हैं जो खराब हो गए, पैसे मतलब यूज़ हो गए। तो अब शाहजहाँ जब औरंगजेब जब शासक बना शाहजहाँ के बाद, उसके पास तो कुछ नहीं, राजकीय खाने में तो मतलब पैसे नहीं थे, तो इसने क्या किया कि राजा बनने से पहले शाहजहाँ को उठाया और यहाँ मोती मस्जिद मिला के रख दिया। तो शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने बनाई और अपने पिताजी को यहाँ कैद कर दिया और खुद शासक बन गया, और यहाँ जो वो राजकार खुद संभाला कि पिताजी तो और कहीं पैसे खर्च कर देंगे, और यहाँ है जो शाहजहाँ इसी में सड़ के मरे। फिर आते हैं दिल्ली में कुछ और, जैसे ऐतिहासिक धरोहर की बात करते हैं, तो यहाँ शेरशाह सूरी का किला था, जिसे पुराना किला कहा जाता है, पुराना किला, तो शेरशाह सूरी ने ये बनाया था। कहते हैं सूर्यवंश का शासक था, और हुमायूं को इसने बहुत भगाया, बिहारी था तो भाई भगा सकता है। और साथ ही जो कहते हैं जिंदा शेर को मारने के बाद इसने जिंदा शेर को मार दिया था अकेले, इसलिए इसका नाम शेरशाह सूरी जो पड़ गया था, ऐसा माना जाता है। और फिर हम दिल्ली में देखेंगे तो जैसे कुछ बाज़ार फेमस है दिल्ली के, जैसे मीना बाज़ार है, तो मीनाकारी वगैरह उसमें, उसके लिए। दूसरा है शोर बाज़ार। अब शोर बाज़ार मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ चोरी हुई सामान बिकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि दिल्ली में जब भी लोग बहुत समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उन्होंने कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, तब उस में से सामान को तोड़ना और वापस वहाँ से हटाना और दूसरी जगह ले जाने में ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आता है, और एक यूज़ किए हुए सामान को वापस लगाते हैं तो कहीं ऐसा भी लगता है कि ये नई बिल्डिंग बनाई तो सामान पुराना क्यों, नया लगाया जाए। तो सामान को क्या है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं और बोलते हैं कबड्डी वाले को, भाई इसको पूरे को हटा दो, कितने रुपये दोगे और ले जाओ इसको। तो जो भी मिनिमम रेट में लेके चले जाते हैं और वो आगे जाके एक अच्छी रेट में बेचते हैं। वो बाज़ार को ही चोर बाज़ार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमने आज दिल्ली और हरियाणा के बारे में जो भौगोलिक और राजनीतिक रूप से जो जानकारी हो सकती थी उसको समझने पढ़ने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।